हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 8 सितंबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसी का रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर करंट अफेयर्स प्लस में स्टैटिक जीके है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो जो सर के द्वारा 11 क्वेश्चन करवाए गए हैं करंट अफेयर्स के उसका रिवीजन तो होगा ही, साथ में पॉलिटी के अंदर जो राष्ट्रपति है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका भी रिवीजन करवाएंगे। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है जिससे कि आपकी जीके का भी रिवीजन हो जाए। तो चलो अब बिन देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चंद्र मिशन मून स्नाइपर है वो किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? तो 7 सितंबर 2023 को। किस रॉकेट के द्वारा? तो H2A रॉकेट है, लैंडर का नाम है स्लेम। कब लैंडिंग करेगा है? तो फरवरी 2024 के अंदर ही लैंडिंग करेगा। और ऐसा लैंडिंग करने वाला अगर सफल हो जाएगा तो जापान है वो विश्व का 5वां देश बन जाएगा। तो इससे पहले 4 देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, रूस, चीन और भारत है, और जापान ऐसा करने वाला 5वां देश बन जाएगा। तो इससे पहले भी जापान के द्वारा जो हकुतो आर मिशन है वो भी भेजा गया था चांद पर, लेकिन ये लैंडिंग करते समय असफल हो गया। तो इसको भी याद रख लीजिए। लूना 25 मिशन है वो रूस के द्वारा भेजा गया था चंद्रमा पर ही, लेकिन ये भी लैंडिंग करते समय असफल हो गया है। आगे देखते हैं लूपर। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये इसरो और जाक्सा का है। तो इसमें इसरो का तो लैंडर है और जाक्सा का रॉकेट है। तो ये रॉकेट का नाम कौन सा है? तो H3 रॉकेट है, इसके द्वारा भेजा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो चांद के ध्रुव हैं उन पर रिसर्च करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब अंतरिक्ष एजेंसी देख लेते हैं। जापान की है जाक्सा, रूस की है रोसकोसमोस, यूएसए की है नासा और भारत की है इसरो। तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन। तो इसको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का नाम है LVM-3M4 जो कि बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। और ये लैंडिंग कब किया गया है? तो चांद के साउथ पोल पर ही 23 अगस्त 2023 को ही 6:04 पर लैंडिंग किया है। तो ऐसा चंद्रमा के जो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत वो पहला देश बन गया है। तो 23 अगस्त को ही अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है तो वो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से भी जानी जाएगी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं जो आदित्य L1 मिशन है ये भी हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए ही। तो ये कौन से रॉकेट के द्वारा? तो PSLV-C57 के द्वारा भेजा गया है। कितनी दूरी पर? तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही। और कितना कौन सा है? तो L1 लैंग्रोज पॉइंट पर है। तो ये L1 है, ये एक लैंग्रोज पॉइंट है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं DSSAR उपग्रह है वो PSLV-C56 के द्वारा ही भेजे गए हैं, सिंगापुर के उपग्रह हैं। NVS-01 के द्वारा तो नेविगेशन की 2nd पीढ़ी के फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया है और रॉकेट का नाम है GSLV-F12। मंगलयान को PSLV-C25 के द्वारा भेजा गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। त्रिशूल अभ्यास जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा ही करवाया जा रहा है। तो भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है उसके द्वारा ये अभ्यास है वो आयोजित करवाया जा रहा है। ये शुरू हुआ है 4 सितंबर को और इसको स्थगित कर दिया गया है 9 से 10 सितंबर को। तो इसको स्थगित क्यों कर दिया गया है? क्योंकि G20 सम्मेलन है होने के कारण ही इसको स्थगित कर दिया गया है। और ये जो अभ्यास है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा था? तो भारत चीन सीमा और भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये आयोजित करवाया जा रहा था। तो लेह और राजस्थान के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा था। इस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इससे चाइना और पाकिस्तान को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो G20 सम्मेलन है ये आयोजित किया जा रहा था हाल ही में भारत के अंदर 9 से 10 सितंबर को। तो इस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है, हाल ही में चर्चा के अंदर है। तो इनको याद रख लीजिएगा। तो ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के द्वारा ही इसको आयोजित करवाया जा रहा है। तो इस पॉइंट को थोड़ा याद रख लीजिए क्योंकि आजकल हर एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। ओसिनडेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य और बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के मध्य ही किया जाता है। मित्र शक्ति और स्लीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। मालाबार अभ्यास तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है पहली बार और ये भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही करवाया जाता है। एयर डिफेंडर अभ्यास तो ये नाटो का है। एक्वेरिन व एकता युद्ध अभ्यास तो ये भारत और मालदीव का है। नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। तीन महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
किस देश के ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो ये मैक्सिको देश के अंदर ही। तो जो ग्रीन वेव है ये क्या है? तो ये गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए बाहर करते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? तो ग्रीन वेव कहते हैं। अन्य देश कौन कौन से हैं जिन्होंने कि गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो इनमें अर्जेंटीना और कोलंबिया भी है। तो मैक्सिको, अर्जेंटीना और कोलंबिया है जिन्होंने कि गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो इन देशों के नाम है वो याद रख लीजिएगा। क्या भारत में भी गर्भपात है उसको आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? नहीं है। भारत के अंदर मतलब मध्यम मार्ग अपनाया गया है कि जो अपराध अगर एक तय सीमा से ऊपर हो जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में होगा, और एक तय समय सीमा से पहले अगर कोई गर्भपात करवाता है तो वो अपराध की श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। तो ये भारत के अंदर ये नियम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 8 सितंबर 1967 को की गई है। किसके द्वारा करवाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा ही करवाया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। इस बार की थीम क्या है? तो प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। तो ये इसकी थीम है। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं एसडीजी गोल। एसडीजी गोल कितने हैं? तो ये 17 हैं, और कब से कब तक हैं? तो 2015 से 30 तक हैं। एसडीजी गोल नंबर 1 में किसका उल्लेख है? तो गरीबी से संबंधित है, और एसडीजी नंबर 4 तो ये शिक्षा से संबंधित है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो अब्दुल कलाम है, और वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। जो शिक्षा है वो वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, वो पहले ये राज्य सूची का विषय था। तो इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है। राइट टू एजुकेशन है, तो ये अनुच्छेद नंबर 21(1) के अंतर्गत ही 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही जोड़ा गया है। आगे है लेट्स मूव कॉमिक बुक है, ये यूनेस्को और एनसीईआरटी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। 86वें संविधान के तहत ही कौन से भागों के अंदर संविधान के अंदर कौन से भागों में संशोधन हुआ है? तो भाग नंबर 3, 4 और 4A के अंदर। तो भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 21A, और भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर भी ये संशोधन हुआ है, और भाग नंबर जो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य में जो 11वां है वो शिक्षा से संबंधित है। तो इन तीनों भागों के अंदर ही संशोधन हुआ है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज जापान की, और इसमें सहायता किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा ही इसको सहयोग किया गया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो जो ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन हो रहा है मुंबई, तो वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो यूपीआई क्या है? तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और इसके अंदर मतलब क्या होगा? तो इसके अंदर जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है इनकी आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात ये वाइट लेवल एटीएम है, और किसी भी बैंक के अंदर ये बिना कार्ड के भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर सुविधा होगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन है वो भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जा रहा है। तो कहाँ पे होगा? तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है 25 से 26 सितंबर के मध्य। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ड्रोन इकोसिस्टम है इसको बढ़ावा देना, और जो निगरानी ड्रोन है, लॉजिस्टिक ड्रोन है या अटैक ड्रोन है, इनको बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं मास ड्रोन फ्रॉम हैदराबाद के द्वारा ही हाल ही के अंदर एक कृषि से संबंधित ड्रोन लॉन्च किया गया था। इसका नाम है AG3655। नेक्स्ट है भारत ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला फर्स्ट शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद है, और सेकंड है इंदौर मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो शिलोंग मेघालय के अंदर है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो ये 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन करता कौन है? तो UIDAI है, और इसका आयोजन 5 से 7 सितंबर को ही मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो डिजिटल इकोनॉमी है इसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो जो UIDAI क्या है? तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और एक्ट कौन सा है? तो 2016 का एक्ट है, और इसके द्वारा ही जो आधार कार्ड है वो भी जारी किया जाता है। तो इनको याद रख लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण केस है उनको भी देख लेते हैं। विशाखा गाइडलाइंस तो ये कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकने से संबंधित है, और सबसे पहले राजस्थान के अंदर ही लाया गया था। परमानंदा कटारा तो चिकित्सा के अधिकार से संबंधित है। पुट्टा स्वामी केस तो ये आधार से संबंधित है, निजता के अधिकार से। केशवानंद भारती केस तो 24 अप्रैल 1973 को ही आया था, और इसके अंदर पहली बार जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग माना गया था। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के अंदर, तो इसमें बताया गया है जो मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं।
इंदिरा साहनी केस, तो ये आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होगी। नवतेज कौर केस, तो इसमें के अंदर ही बताया गया है जो समलैंगिकता है वो अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो ये किस में किया है, तो नवतेज कौर केस के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्लेटिनम रेटिंग के साथ में ही आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला दक्षिण मध्य रेलवे जोन का सेकंड स्टेशन कौन सा है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है। तो विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो फर्स्ट कौन सा है, तो सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर है। तो सिकंदराबाद तेलंगाना है, ये फर्स्ट है, और सेकेंड है विजयवाड़ा। तो इन दोनों को याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश है वो 1953 के अंदर ही भाषाई आधार पर पहला राज्य बना है, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को बना है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन है वो हाल ही के अंदर दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग के अंदर ही किया जा रहा है, और इसमें भारत के द्वारा कांस्य पदक को जीता गया है। तो किसके द्वारा, शरद कमल, सातियान गणेशनम तथा हरमित है उनके द्वारा ही ये पदक जीता गया है। किसको हारे, मतलब भारत वो किससे हारा है, तो ताइपे से है, हार कर ही भारत के द्वारा कांस्य पदक को जीता गया है। जो शरद कमल है उनको 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब जो बैडमिंटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो ओपन है उनको देख लेते हैं। कोरिया ओपन के विजेता सात्विक चिराग है। कनाडा ओपन के विजेता लक्ष्य सेन है। ओरियल्स की विजेता कौन है, तो प्रियांशु राजावत हैं। योनेक्स सनराइज के विजेता कौन है, तो कुल लाउत हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में ही किया गया है, और इसमें एच प्रणय है उनके द्वारा कांस्य मेडल जीता गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सेफ सिटी योजना, तो जो सेफ सिटी योजना है वो कहाँ पे प्रारंभ की गई है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित वातावरण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो कहाँ पे ये जो सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा, तो सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, सुरक्षा गार्ड और टोल फ्री नंबर 1930, तो ये भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं हरियाणा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में ही है। सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में है। हरियाणा राज्य है वो पंजाब से अलग होकर ही 1966 के अंदर अलग राज्य बना है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नई दिल्ली के अंदर ही भारत मंडपम के सामने दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा हो स्थापित की गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो राष्ट्रपति हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी आपके जो जीके है उस जीके भी और जो करंट दोनों का ही एक साथ रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्लास जो पॉलिटी की है वो आपकी कंटिन्यू चलेगी। जो सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र का रिवीजन करवाया गया है तो उसका रिवीजन मैं साथ साथ करवाती रहूँगी। पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप है वो ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का फैक्टर होगा, और मैं भी आपके लिए जो भी सर कंटेंट करवा गया है उसका रिवीजन करवाती रहूँगी। तो प्लीज़ ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो आप ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कर देंगे। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग नंबर 5 के अंदर ही है, और अनुच्छेद है 52 से 151 तक। तो जो सबसे बड़ा भाग है वो संविधान का 5वां ही है, तो इनको याद रख लीजिएगा। तो आज मैं महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वही करवाऊंगी। इसकी डिटेल्स जो क्लास वो कल करवा दूंगी, क्योंकि मेरे जो आगे के पेज हैं उन पे पानी गिर गया है तो इस वजह से वो भीग गए हैं। तो ये राष्ट्रपति संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इनका रिवीजन करवा देती हूँ। अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो जो संसद के दोनों सदनों हैं उनके निर्वाचित सदस्य, साथ में जो राज्य विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य वो भाग लेती हैं, और दिल्ली और जो पौंडुचेरी है इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 चुनाव की रीति, तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है, और जो गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा ही एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 56 में है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति। भारत के अंदर राष्ट्रपति को कितनी बार मतलब आ सकता है, ऐसे नहीं कि भाई 1 बार या 2 बार, क्योंकि यूएसए के अंदर राष्ट्रपति वो 2 बार ही मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भारत के अंदर कोई पाबंदी नहीं है।
अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति की योग्यता। तो योग्यता के अंदर है कि उसकी न्यूनतम योग्यता हो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे तथा वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 59, तो उसकी सेवा शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 के अंदर ही महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है वो लगाई जाती है तो उसमें जो संसद है उसके मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य वो भाग नहीं लेते, केवल संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य वो भाग लेते हैं। तो इसमें 2/3 बहुमत है उसकी जरूरत होती है महाभियोग प्रक्रिया के अंदर, तो इनको याद रख लीजिएगा। तो आज सिर्फ ये अनुच्छेद ही करवा रही हूँ, बाकी जो डिटेल्स है इसका डिटेल से अध्ययन है वो मैं कल करवा दूँ, क्योंकि आगे के पेज वो थोड़े खराब हो गए मेरे, उनको दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।